कर दिया। चलो अब सुनो बात, वाकाटक वंश की बात चलेगी। वाकाटक वंश क्या है? आपको पता है कि हमारे भारत में पहले शक, पल्लव, कुषाण ये लोग आए थे। सबसे शुरुआत में कौन आए थे? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। कुषाण वंश का जब अंत होता है, किस वंश का? कुषाण वंश का अंत होता है तो कुषाण वंश जो है दो तीन भागों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके। भाई कोई बहुत बड़ा साम्राज्य टूटेगा तो उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कुषाण वंश के, ठीक है, तो वहां से गुप्त साम्राज्य जो आपने पढ़ा था ना, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, तो एक तो गुप्त वंश बनता है और एक बनता है कौन सा वंश? वाकाटक। कौन सा वंश बनता है? वाकाटक। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा वंश? वाकाटक वंश। तो यहां ये भारत का मैप बना दिया है आपके सामने, ठीक है। इसको मैपिंग से भी पढ़ते चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। वाकाटक के बारे में अगर अपन बात करें तो कुषाण जो वंश था, इसके पतन के बाद कौन सा वंश की शुरुआत होती है? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के जो लोग थे वो कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत। अब जो कुषाण लोग थे वो धीरे 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 कमजोर होते गए। वाकाटक धीरे 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 करके क्या होते गए? मजबूत होते गए। वाकाटक मजबूत होते गए, कुषाण वंश के लोग कमजोर होते गए, और एक समय ऐसा आया कि वाकाटक वंश जो है ये बहुत ज्यादा जो रहे या संस्थापक जो रहे वो कौन रहे? विंध्य शक्ति। कौन रहे मेरे भाई? बताएं जल्दी, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन रहे? कौन रहे? विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश किस वंश के बाद आया? किस वंश के बाद आया? किस वंश के बाद आया? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनिए, जब वाकाटक वंश आया तो इसके संस्थापक भी आए विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के बाद इस वंश का सबसे पराक्रमी जो व्यक्ति या पराक्रमी जो राजा आया उसका नाम था प्रवरसेन। क्या नाम था? प्रवरसेन। ये महाप्रतापी था। क्यों था? क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार कराया था? 4 बार। कितनी बार कराया था? इसने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार कराया? 4 बार। 4 बार अश्वसेन 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद जब इसने अपने आप को ऐसा पूरे साम्राज्य में बता दिया कि भाई मैं बहुत बड़ा राजा हूं, ठीक है, अब इसके बाद इसका एक लड़का आता है जिसका नाम होता है रुद्रसेन। वो गद्दी पर बैठता है। कौन गद्दी पर बैठता है? रुद्रसेन। बोलो ना, रुद्रसेन गद्दी पर बैठता। जब रुद्रसेन गद्दी पर बैठता है तो कहानी कुछ यूं घटती है भाई कि रुद्रसेन की शादी करा दी जाती है। और रुद्रसेन की शादी करा दी जाती है, किससे शादी करा दी जाती है? आपको याद है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शादी हुई थी किससे हुई थी? ध्रुव देवी। किससे हुई थी? ध्रुव देवी। आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई का नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। और रामगुप्त की शादी किससे हुई? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी। तो ये थोड़ा कमजोर था, कुपोषित था, है ना, बेचारा कमजोर था रामगुप्त। तो ध्रुव देवी को किससे प्रेम हो गया? चंद्रगुप्त देवर जी से हो गया। ठीक है, तो इन दोनों ने आपस में क्या कर ली? शादी कर ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विशाख दत्त ने पुस्तक लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। इस किताब में ये जानकारी मिलती है, पुस्तकों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का जब विवाह हुआ और इन दोनों ने मिलकर इसको मरवा दिया रामगुप्त को, और इन दोनों ने आपस में क्या कर ली? शादी। तो शादी करी, क्या करी? शादी। शादी करने के बाद इनकी जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था प्रभावी गुप्ता। क्या नाम था? या प्रभावी गुप्ता आप बोल सकते हो, गुप्त साम्राज्य की थी ना वो। तो प्रभावी गुप्त, प्रभावी गुप्त की शादी किससे करा दी जाती है? रुद्रसेन से। और रुद्रसेन को बेचारे को अभी पता नहीं होता कि इसके अंदर कौन से जीन है। समझ रहे हो कि नहीं? प्रभावी गुप्त के जो पहले पिता थे वो रामगुप्त थे, जिसको इसकी मां ने और चाचा ने मिलकर मरवा दिया। उनकी संतान ये मतलब खतरनाक होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी खतरनाक? माँ बाप इतने खतरनाक है तो ये खतरनाक नहीं होगी? ये बेचारा, इसको जानकारी नहीं थी कि देख रहे होगी, तो इसको बिल्कुल समझ में नहीं आया और इससे इसकी शादी हो जाती है। अब ये काम कौन कर देता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि देखो उत्तर से लेके अब इन लोगों का शासन दक्षिण में था या कर्नाटक वाले इलाके में, तो चंद्रगुप्त ये चाहता है कि भाई देखो साम्राज्य का विस्तार हो। साम्राज्य विस्तार के लिए प्रभावी गुप्ता की शादी रुद्रसेन से करा देते। ये वाकाटक वंश दक्षिण में था, कर्नाटक वाले रीजन में, ध्यान रखना। तो रुद्रसेन की शादी जब प्रभावी गुप्ता से होती है तो रुद्रसेन कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? रुद्रसेन क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं।
प्रभावी गुप्ता चूंकि इसके जो पुत्र होते हैं वो अवयस्क होते हैं, तो गद्दी पर कौन बैठेगी अब? प्रभावी गुप्ता। तो आप बताएं कहीं ये चंद्रगुप्त की तो चाल नहीं थी कि अब बेटी ही साम्राज्य संभाल रही है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? अरे हाँ या ना? तो गद्दी पर कौन बैठ गई? प्रभावी। अब मेरी बात सुनिए, आगे चल के ये वंश चलता रहा और चलता रहा। फिर धीरे से चल के, अब एक बात और ध्यान रखिए, वसीम शाखा के वाकाटक वंश को भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। वसीम शाखा के वाकाटक वंश, ठीक है, एक तो ये वाकाटक वंश है, दूसरा मिलेगा आपको वसीम शाखा के वाकाटक वंश। आपने प्रवरसेन नाम के व्यक्ति को पढ़ा है? प्रवरसेन नाम के व्यक्ति का जो लड़का था उसका नाम क्या था? सर्वसेन। जो प्रवरसेन था उसका जो छोटा लड़का था उसका नाम क्या था? सर्वसेन। छोटा सर्वसेन, बड़े का नाम क्या हो जाएगा? रुद्रसेन। तो प्रवरसेन का एक लड़का था सर्वसेन, छोटा वाला, इसने स्थापना करी थी वसीम शाखा के वाकाटक वंश की। इतना ध्यान रखना है बस। और इसमें एक चीज और अगर याद रख सको तो रख लेना कि इस वंश का जो प्रतापी राजा था वो कौन था? हरिसेन। बस इतना ध्यान रख, ठीक है। तो वसीम शाखा के वाकाटक वंश जो थे, इनका प्रतापी शासक कौन था? हरिसेन। और इस वंश का संस्थापक कौन था? अरे हाँ कि नहीं? अब जो प्रवरसेन द्वितीय आएगा इसी वंश में, वसीम शाखा में, क्या नाम है इसका? प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है। इसने एक प्राकृत काव्य लिखा था जिसका नाम था सेतुबंध। क्या नाम लिखा था इसने? है या ना? बस यहां पर खत्म होता है कौन सा वंश? वाकाटक वंश। तो आपको कितने जे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द याद करना है, पूरा खत्म वंश वाकाटक वंश। इससे ज्यादा शॉर्ट और क्या पढ़ाएं, है कि नहीं? कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स अगर दूंगा, क्वेश्चन आने नहीं है जबरन में, इससे कुछ पूछते ही नहीं, क्या पूछेगा, इसमें कुछ है ही नहीं आएगा। तो जबरन बहुत ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, केवल याद रखो वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति का लड़का प्रवरसेन, इसने कितनी बार युद्ध कराए? कितनी बार यज्ञ कराए? अश्वमेध यज्ञ कितनी बार कराए? 4 बार। इसका लड़का रुद्रसेन, इसकी शादी चंद्रगुप्त की लड़की से हुई, इसका नाम क्या था? प्रभावी गुप्त। और इसकी लड़की जब शादी हुई तो ये मर गया, इसकी लड़की ने शासन चलाया। अब वसीम शाखा के वाकाटक वंश को पढ़ना है। इस वंश का संस्थापक कौन था? सर्वसेन। और हरिसेन इस वंश का प्रतापी शासक था। हरिसेन इस वंश का प्रतापी शासक था। प्रवरसेन द्वितीय ने कौन से बंध की रचना की है? सेतुबंध। ये कौन से प्राकृत काव्य की रचना की है? सेतुबंध। और ये सभी लोग कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव। ये कौन से धर्म को मानते थे? यहां पर समाप्त होता है कौन सा वंश? समझ में आ रही है कहानी? बिल्कुल इजी है एकदम। आगे चलें, चल बहुत बढ़िया। तो अब वाकाटक वंश हो गया। हम साउथ इंडिया के वंश पढ़ रहे हैं बेटा, है ना? ध्यान रखना। चल अब यहां पर एक चीज और देखो, एक वंश में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, चालुक्य वंश, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है पेपर में विद्यार्थियों को, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करना बेटा, कॉम्प्लिकेटेड मामला रहेगा यहां से थोड़ा सा। कौन सा वंश पढ़ना है? चालुक्य। देखो, जो चालुक्य वंश के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, कौन से वंश के बारे में बात करूं? चालुक्य वंश के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो चालुक्य जो वंश थे, ये इसकी स्थापना 3 बार होती है। कितनी बार होती है? 3 बार। अब क्यों होती है? देखो, राजा हुए, बोलो हाँ, कोई दूसरे राजा ने आपके ऊपर अटैक किया, आपको तहस नहस कर दिया। आपने क्या किया? आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के और कहां चले गए। फिर धीरे धीरे करके आपका, फिर आपने शक्ति जुटाई, फिर वापस आपने अपना साम्राज्य पाल लिया। दूसरी बार फिर आपने स्थापना करी, फिर कोई राजा आया, आपको फिर हरा दिया, आप फिर भाग गए वहां से, फिर भाग गए आप वहां से। और वहां से जब आप भाग गए तो फिर आप वापस गए, फिर आपके जो पीढ़ियां आई, इनने शक्ति जुटाई और फिर आपने, इस प्रकार इसकी स्थापना कितनी बार होती है? 3 बार। कितनी बार होती है? ठीक है, तो इसकी 3 भाग है, ध्यान रखना। चालुक्य जिसे हम बोलते हैं वातापी, ठीक है, वातापी को एक और शब्द से जाना जाता है बादामी। दूसरा है मेरे भाई कल्याणी, कौन सा है? और तीसरा कौन सा है? बेंगी। तीसरा कौन सा है? ठीक है, तो
चालुक्य वंश कितनी बार आता है? 3 बार। मनीष सही चल रहा है ना? हाँ, चालुक्य वंश कितनी बार आता है? 3 बार। वातापी, जिसे हम बादामी भी कहते हैं, कल्याणी और बेंगी। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले कौन सा पढ़ना है आपको? ठीक है, चलो। तो ये जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थापना होती है चालुक्य वंश की। और चालुक्य वंश जो था बेटा, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? वातापी या बादामी। वातापी या बादामी क्या है? शब्द का मतलब है कि वातापी उनकी राजधानी थी। इस वंश के लोग अपने साथ, अपने नाम के साथ में उनकी राजधानी को भी जोड़ते थे। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक थे, चालुक्य वंश के संस्थापक थे महाराज जयसिंह। कौन थे? जयसिंह। जयसिंह कौन से वंश की स्थापना करते हैं? चालुक्य वंश की। इसका नाम क्या होता है? वातापी या इनकी राजधानी होती है। ठीक है, ये कौन से वाले इलाके की बात चल रही है? कर्नाटक। कौन सा क्षेत्र है बेटा? कर्नाटक। अब जब ये स्थापना करते हैं तो आगे चल के देखो, स्थापना कर दी अब इस वंश में, चालुक्य वातापी वंश में एक बहुत खतरनाक सम्राट आता है, जिसका नाम होता है पुलिकेशन द्वितीय। क्या नाम होता है? तो इस वंश का महान जो शासक था वो कौन था? पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय के समय पर हैनसांग भारत में आता है। कौन आता है? अब तुम बोलोगे भैया हैनसांग तो हर्षवर्धन के समय पर भी आया था। किसके समय पर आया था? तो ध्यान रखिए, हैनसांग किसके समय पर भी आया था? पुलिकेशन। और हैनसांग किसके समय पर भी आया था? हर्षवर्धन। ठीक है, तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि हर्षवर्धन और पुलिकेशन ये समकालीन राजा थे, मतलब इनका दोनों का एक समय पर राज हुआ करता था। ठीक, तो हर्षवर्धन कहां थे? हर्षवर्धन यहाँ कन्नौज के शासक थे। इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। किसकी? ये उत्तरी, जो उत्तर भारत था, इस पे हर्षवर्धन का शासन था। साउथ इंडिया में ये कौन सा राजा? पुलिकेशन। तो एक अभिलेख मिलता है पुलिकेशन से संबंधित, और इस अभिलेख का नाम है एहोल अभिलेख। मैं बहुत गहरी जानकारी दे रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुन लीजिए। एहोल अभिलेख, एहोल जो अभिलेख है बेटा, एहोल जो अभिलेख है, इसको लिखा किसने था? रवि कीर्ति ने। किसने लिखा था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन था? रवि कीर्ति पुलिकेशन द्वितीय के साथ घूमने वाला एक राइटर था। पुलिकेशन द्वितीय अगर कोई भी युद्ध करेगा, कुछ भी काम करेगा, तो रवि कीर्ति उठा के उसको लिखता था। ठीक है, तो इस एहोल अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि कन्नौज के जो राजा थे हर्षवर्धन, इसका युद्ध हुआ था किसके साथ? पुलिकेशन द्वितीय। तो हर्षवर्धन जब पुलिकेशन को हराने के लिए आते हैं, तो यहां तुमको पता है अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यहां नर्मदा नदी के तट पर उन दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाई, जिसमें पुलिकेशन द्वितीय क्या हो जाता है? जीत जाता है। ये जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है। तो हम समझ गए कि भैया हैनसांग किसके समय पर भारत आया था? हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय। हैनसांग किस देश का था? चीन का। किस देश का था? चीन का। पुलिकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें जीत गया था कौन? पुलिकेशन। ये युद्ध कहां हुआ था? नर्मदा घाट पर। कहां हुआ था? अरे हाँ कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अब देखो, पुलिकेशन जब जीत जाता है, तो पुलिकेशन जब जीत जाता है तो दक्षिण में ये अटैक कर देता है किसके ऊपर? पल्लव वंश के। तो देखो यहां पर कौन सा वंश चल रहा है? चालुक्य वंश। लेकिन इस हिस्से में तमिलनाडु वाला जो रीजन है, यहां पर कौन सा वंश चल रहा है? पल्लव वंश। पल्लव वंश जो है, इस वंश के राजा होते हैं महेंद्र वर्मन। कौन होंगे? महेंद्र वर्मन। ठीक है, तो यहां से कौन? पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन, पुलिकेशन में पीके लिख दूं, पुलिकेशन। ठीक है, पुलिकेशन अटैक करता है किसके ऊपर? महेंद्र वर्मन। किसके ऊपर? महेंद्र वर्मन किस वंश के होते हैं? पल्लव वंश। इनकी जो राजधानी होती है वो होती है कांची। कौन होती है? कांची। और कांची वर्तमान में तमिलनाडु में ही है। ठीक, तो पुलिकेशन द्वितीय महेंद्र वर्मन के ऊपर अटैक करते हैं, भयंकर मारधाड़ करते हैं, और महेंद्र वर्मन भाग जाता है छोड़कर। तो महेंद्र वर्मन को भी एकदम बहुत मारा पीटी होती है, लूटपाट लेते हैं, पूरे कांची को लूट देते हैं, लूटपाट करके, और पूरा लूट के ले जाते हैं। और कहां ले जाते हैं? वापस। ठीक है, तो
इस जो ये जो घटना हुई, इस घटना का आघात बहुत ज्यादा किसको लग जाता है? पल्लव। आगे चल के पुलिकेशन द्वितीय जब इस पर अटैक करते हैं, दोबारा अटैक करते हैं, तो इस समय महेंद्र वर्मन का लड़का जिसका नाम होता है नरसिंह वर्मन, यहां पर बैठा होता है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन के समय पुलिकेशन फिर अटैक करते हैं नरसिंह वर्मन के ऊपर। ध्यान रखिएगा, जब पुलिकेशन द्वितीय महेंद्र वर्मन के ऊपर अटैक किए थे, उस समय इनकी राजधानी थी कांची। तो उन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी कांची को जीतने के बाद कांची कोंड। क्या? कांची कोंड। क्योंकि राजधानी जीतने के बाद ये लोग राजधानी के साथ में जो प्रदेश जीतते थे उसमें कोंड लगा देते थे, तो इन्होंने अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी? कांची कोंड। अच्छा, कौन ने उपाधि दी थी? पुलिकेशन द्वितीय। लेकिन पुलिकेशन द्वितीय दूसरी बार अटैक करते हैं किसके ऊपर? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन से जाकर बोलते हैं कि तुम्हारे बाप को भी हमने मारा था, तुमको भी हम मारेंगे, और फिर लूटपाट मचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नरसिंह वर्मन इस वंश का प्रतापी शासक होता है। नरसिंह वर्मन जब मार रखता है, पुलिकेशन द्वितीय वापस भागते हैं, और वापस भाग के बाप रे बाप अपने कहा जाते हैं, का राजधानी होती है इनकी पुलिकेशन द्वितीय की? वातापी। वातापी में आके बच गए भैया, अब दोबारा उस पर अटैक नहीं करेंगे। ये बात करते हैं कौन? पुलिकेशन द्वितीय। लेकिन को नहीं पता है कि पीछे लगा लगाया कौन आ गया है? नरसिंह वर्मन। और जब थूरता है इधर आके दे दे दे, और पुलिकेशन द्वितीय को युद्ध होता है और पुलिकेशन द्वितीय को हरा देता है, और वापस इनकी जो राजधानी होती है कौन सी? वातापी, उसको जीत लेता है। और उसको जीतने के बाद खुद को उपाधि देता है, बोलो तुम वातापी कौन? तो बताओ, ध्यान रखना, वातापी कौन किसकी उपाधि थी? और कांची कौन? ठीक है नहीं बेटा, पुलिकेशन। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज तबीयत ठीक नहीं है बेटा, थोड़ी क्या ठंडी ज्यादा है, आज भयंकर ठंडी है। 31 दिसंबर सन 2000, आज हम इस साल की आखिरी क्लास कर रहे हैं। बहुत याद आओगे आप, अब अगले साल मिलेंगे हम। ठीक है, चल। तो वातापी कौन की उपाधि। आपको एक बात पता है बेटा, ये जो पल्लव वंश है, आपको याद होगा मैंने आपको कल परसों के दिन की क्लास में यहां एक वंश पढ़ाया था, इस तरफ कौन सा वंश था? चोल पढ़ाया था। तो ध्यान रखिएगा, वो चोलों की भी यही कहानी है। पहले चोल हुए, फिर चोल कमजोर हुए, कौन आ गए? पल्लव। बाद में पल्लवों के बाद फिर चोल आएंगे, फिर कौन आएंगे? ये चलती रहती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है एकदम। इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब पुलिकेशन द्वितीय के बाद एक ध्यान रखिए, पुलिकेशन द्वितीय कौन से वंश का था? चालुक्य। इस वंश का जो अंतिम शासक रहा उसका नाम था कीर्ति वर्मन। क्या शासक था? पुलिकेशन द्वितीय। इस वंश का आखिरी शासक कौन था बेटा? कीर्ति वर्मन। कीर्ति वर्मन कौन था? कीर्ति। अब कीर्ति वर्मन यहां पर, कीर्ति वर्मन लिख दिया मैंने यहां, के भी है ना, कीर्ति वर्मन यहां बैठा हुआ। कीर्ति वर्मन थोड़ा सा कमजोर शासक था, तो कमजोर होने के कारण इसके ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे यहां पर कौन? राष्ट्रकूट। कौन लोग बैठे थे मेरे भाई? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट लोग देख रहे थे कि कीर्ति वर्मन कमजोर शासक है, इसको आराम से मारपीट करके भगा देंगे, गद्दी को अपन ले लेंगे और अपने वंश की स्थापना करेंगे। इस वंश का नाम क्या? राष्ट्रकूट। तो जैसे ही कीर्ति वर्मन गद्दी पर बैठते हैं, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक होता है जिसका नाम होता है, वो किसके ऊपर अटैक कर देते हैं? कीर्ति वर्मन। कौन बेटा? दंती दुर्ग। सरल है। पुलिकेशन था, पुलिकेशन ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया, महेंद्र वर्मन का लड़का है नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन ने इसको हरा दिया। फिर इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कीर्ति वर्मन। कीर्ति वर्मन को आप कौन हरा देगा? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट। कौन सा वंश का? राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल कठिन नहीं है। अब चलो, राष्ट्रकूट वंश जो है गद्दी पर बैठा, दंती दुर्ग हार गए। दंती दुर्ग कौन से वंश के शासक थे? अरे चालुक्य, सॉरी, कीर्ति वर्मन। अरे हाँ भाई, कीर्ति वर्मन जो थे ये चालुक्य वंश के थे, ये राष्ट्रकूट वंश के थे। गद्दी पर कौन आ गया? दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश आ गया। तो कीर्ति वर्मन अपना बोरिया बिस्तर लेके साम्राज्य में राजागिरी छोड़ के और अपने चले गए। तो इस वंश के लोग अब आगे चल के सामंत बनकर काम करेंगे। सामंत मतलब एक विशेष क्षेत्र का छोटा सा मुखिया या राजा कह सकते। धीरे 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 जो
इस वंश में फिर एक खतरनाक व्यक्ति पैदा होगा जिसका नाम होगा कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के बाद जो राजा आएगा इसका नाम होगा तेलप द्वितीय। क्या नाम था? तेलप। ठीक है, तेलप द्वितीय आगे चल के वापस राष्ट्रकूटों के ऊपर क्या करेगा? क्या करेगा? राष्ट्रकूटों के ऊपर क्या करेगा? अटैक। उस समय राष्ट्रकूट जो लोग रहेंगे इनकी राजधानी रहेगी मान्यखेत। आईएमपी है, ध्यान रखिए। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या रही? मान्य। ठीक है, मान्यखेत। तो तेलप द्वितीय वापस राष्ट्रकूट वंश के ऊपर अटैक करके और राजधानी मान्यखेत पर क्या कर देता है? कब्जा कर लेता है और वापस कौन से वंश की स्थापना कर देता है? चालुक्य। लेकिन चालुक्य वंश जो था अब राजधानी वातापी नहीं रही, अब राजधानी क्या बनाई? कल्याणी। तो चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक कौन थे? तेलप द्वितीय। कहानी समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो? देखो बिल्कुल मत हो जाओ कंफ्यूज। देखो सुनो ध्यान से, शुरू से बता देते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले चालुक्य वंश की बात चल रही। यह कर्नाटक वाले रीजन में चालुक्य वंश की स्थापना होती है। कौन करते हैं? जयसिंह। इस वंश का महान जो सम्राट होता है वो होता है पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय इतना खतरनाक होता है कि वो हर्षवर्धन को हरा देता है ऊपर। ठीक है, इसका लेखक होता है रवि कीर्ति, इसके दरबारी कवि, वो कुछ भी लिखता रहता है। उसके बाद पुलिकेशन द्वितीय जाके महेंद्र वर्मन पर अटैक करता है। फिर महेंद्र का लड़का राजा नरसिंह वर्मन बैठता है, पुलिकेशन उस पर फिर अटैक कर देता है। नरसिंह वर्मन उसको पीछे से ठोकता है, पुलिकेशन हार जाता है। पुलिकेशन के वंश का अंतिम शासक कौन होता है? कीर्तिवर्मन। ठीक है, पुलिकेशन के बाद कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन को हरा देता है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग होता है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश का। कीर्तिवर्मन चले जाते, लेकिन कीर्तिवर्मन हारने के बाद इनका आगे चल के एक वंश का महान व्यक्ति होता है तेलप द्वितीय। जो तेलप द्वितीय वापस राष्ट्रकूटों को हरा देता है और चालुक्य वंश की स्थापना कर देता है। लेकिन अब राजधानी वातापी की जगह क्या होगी? कल्याणी। ये कौन सा वंश होगा? बस। कोई कठिन लग रहा? एक और बार समझा दूं बेटा। अब देखो, यहां तक कहानी समझ में। आप बुक से पढ़ोगे ना, कोई किताब से पढ़ोगे, आपको दिमाग घूम जाएगा। आप पढ़ के देखना, अब क्या, आप तो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ोगे तो। ठीक है, सुनिए। मान्य इस वंश का राजा कौन सा? चालुक्य कल्याणी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तेलप द्वितीय अटैक करता है राष्ट्रकूट वंश के ऊपर, राष्ट्रकूट वंश को हरा देता है, चालुक्य वंश वापस गद्दी पर आ जाता है। राजधानी क्या होती है? मान्यखेत। लेकिन अभी राजधानी मान्यखेत ही चल रही है। वो गद्दी पर कौन बैठ चुके हैं? तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय के बाद आगे चल के एक सम्राट आता है। आगे चल के कौन आता है? सम्राट आता है। तेलप द्वितीय के बाद आगे चल के एक सम्राट आता है और सम्राट का नाम होता है सोमेश्वर प्रथम। क्या नाम होता है? बहुत ध्यान से बेटा, नजर हटी नुक्ति बटी। सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम जब गद्दी पर बैठता है तो ये मान्यखेत से राजधानी हटाकर ले जाता है कल्याणी। इसलिए इस वंश को फिर कल्याणी बोला। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ कि नहीं? मान्यखेत क्यों नहीं बोला हम? मान्यखेत क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि राजधानी बाद में चेंज कर दी। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या रही? मान्यखेत। चालुक्यों की कितनी राजधानी रही? 3। पहले कौन सी? वातापी, उसके बाद कल्याणी, उसके बाद बेंगी। बेंगी आंध्र प्रदेश में है ना, ये भी पढ़ेंगे आगे। तो सोमेश्वर प्रथम तक की कहानी समझ में आई। सोमेश्वर प्रथम किसके बाद आया? तेलप के बाद। तेलप कौन? जिसने वापस चालुक्यों को उनकी गद्दी पर बिठाला। अरे हाँ या ना भैया? अब मेरी बात सुनो। यहां पर दक्षिण भारत में, अब देखो, दक्षिण भारत में यहां पर पल्लव वंश इस समय कमजोर हो चुका था। अब यहां गद्दी पर कौन बैठ चुके हैं वापस? चालुक्य वंश। कौन बैठ चुके हैं यहां पर वापस? कौन बैठ चुका है? चालुक्य वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर पल्लव वंश जो है नरसिंह वर्मन के बाद में बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो जब कमजोर हो जाता है तो इस कमजोरी का फायदा उठा के यहां पर कौन बैठ जाते हैं? चोल। कौन बैठ जाते हैं? चोल। तो अब यहां कौन बैठे हैं? चोल। और यहां कौन बैठे हैं? चालुक्य। ठीक है, चालुक्य में कौन बैठा है? सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम। अरे हाँ कि नहीं? सोमेश्वर प्रथम।
चोल का एक राजा होता है जो महान पराक्रमी होता है, जिसका नाम होता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम इस सोमेश्वर प्रथम चालुक्य वंश का जो राजा, जिसने राजधानी मान्यखेत से कल्याणी करी थी, राजराज प्रथम सोमेश्वर प्रथम के ऊपर अटैक कर देता है। क्या कर देता है बेटा? अटैक कर देता है। तो सोमेश्वर प्रथम क्या हो जाता है? हार जाता है। क्या हो जाता है बेटा? हार जाता है। और हारने के बाद इसको अपने आप में बहुत जलीलपना लगता है। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम के ऊपर इतना अटैक होते हैं, इतने अटैक होते हैं, राजराज इसको बार बार अटैक करता है, बार बार अटैक करता है। तो सोमेश्वर प्रथम की पत्नी बोलती है, तुमसे कुछ बनता नहीं है क्या? तुम बहुत कमजोर हो, एकदम तुम क्या हो? कमजोर। देखो, आदमी को उसकी महिला जब कमजोर बोल दे तो उसको फिर लग जाती है बुरी बात कि यार देखो यार, पत्नी को तो समझना चाहिए, है कि नहीं? अर्धांगिनी होती है पत्नी। कारण क्या रहे हारने के, वो देखने के बाद भी तू कमजोर बोल रही। सेना कमजोर है तो हम क्या करें उसमें? सोमेश्वर प्रथम को बहुत बुरा लगता है। सोमेश्वर प्रथम जाके तुंगभद्रा नदी में कूद के और अपनी क्या कर देते हैं? आत्महत्या। क्या कर देते हैं? आत्महत्या कर देते हैं। किस वंश की? सोमेश्वर प्रथम किस वंश के थे? चालुक्य वंश। यहां बैठे, कहां बैठे हैं? किस वंश के हैं? अरे बोलो ना, चालुक्य। ठीक है, अब देखिए, इस वंश का जो महान प्रतापी शासक होता है, इस वंश का जो महान प्रतापी होता है, वो होता है विक्रमादित्य चतुर्थ। आप बताओ, मैं पल्लव वंश को ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाया? आप बताओ, मैं ज्यादा राष्ट्रकूट वंश को क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा वंश? चालुक्य। तो पूरी इसी को लिंक टू लिंक चलना है, नहीं तो आपका ध्यान हट जाएगा, आप भटक जाओगे, है ना? तो केवल चालुक्य पढ़ रहे हैं। इस चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था, प्रतापी राजा, किसकी चल रही है बात? कल्याणी की। क्या नाम था इसका? विक्रमादित्य चतुर्थ। ठीक है, विक्रमादित्य चतुर्थ, ये शासक इनके यहाँ का फेमस था। देखिए, इसके दरबार में बिल्हड़ नाम के राजा और बिल्हड़ नाम के लेखक और विज्ञानेश्वर नाम के लेखक रहते थे। बिल्हड़, कल्हड़ मत समझ लेना बेटा, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर। क्या बोलोगे बेटा? बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मिताक्षरा। कौन सी किताब लिखी है? कौन सी किताब लिखी है? मिताक्षरा। और इसने, बिल्हड़ ने एक किताब लिखी है विक्रमांक। कौन सी किताब लिखी है? विक्रमांक। ठीक है, तो विक्रमांक के लेखक कौन है? बिल्हड़। और विज्ञानेश्वर किसने लिखी है? मिताक्षरा। किसने लिखी है बताओ? ठीक है, तो विक्रमादित्य चतुर्थ किस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए? चालुक्य। चालुक्य में भी कौन? चालुक्य में भी कौन? अब देखो, धीरे धीरे ये वंश क्या हो गया? पूरा खत्म। अब कौन सा है? बेंगी वंश। बेंगी वंश के बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है, इस वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। और इनकी राजधानी क्या रही? बेंगी। ज्यादा लंबा चला नहीं। बेंगी कहां पर है पूछे तो क्या बताओगे? आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं बेटा, आंध्र प्रदेश। बेंगी कहां पर है? ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अच्छे से आ गई। अब ये जो पल्लव वंश लिखा है, अब पढ़ेंगे ये वाला वंश। चिंता मत करो, अब मैं पल्लव पढ़ाऊंगा, फिर राष्ट्रकूट, अभी बोला था ना राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, फिर राष्ट्रकूट वंश मैं सब पढ़ाऊंगा। चालुक्य वंश अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब कौन सा वंश पढ़ेंगे? क्लियर है? चले बेटा, ठीक। तो अब कौन सा वंश पढ़ेंगे? पल्लव। पल्लव वंश के बारे में सुनिए बेटा। पल्लव जो वंश है, पहले वापस मानचित्र बनाएंगे। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है तमिलनाडु वाला रीजन, यहां पर कौन सा वंश आता है? पल्लव। अरे कौन सा वंश आता है? सुनिए, पल्लव वंश के बारे में ध्यान रखना। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। और इनकी राजधानी जो रही वो क्या रही? कांची। और कांची कहां पर पड़ती है? तमिलनाडु। कहां पर पड़ती है? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। और इनकी राजधानी क्या रही? कांची। क्या रही? कांची। क्या रही? कांची। कांची कहां पर पड़ती है? कांची कहां पर पड़ती है? कांची कहां पर पड़ती है? तमिलनाडु। इनके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु ने एक उपाधि रखी जिसका नाम क्या था? अवनी सिंह। अवनी सिंह। कौन सी उपाधि? अवनी। अवनी सिंह किसकी उपाधि थी? अवनी सिंह किसकी उपाधि थी? किसकी उपाधि थी?
सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम नाम की जगह तमिलनाडु में, कौन सी? मामल्लपुरम नाम की जगह में, मामल्लपुरम नाम की जगह में 12 अवतार मंदिर का निर्माण कराया। कौन सा? कौन से मंदिर? मामल्लपुरम कहां पर है? तमिलनाडु। इस यहाँ का संस्थापक कौन सा? पल्लव वंश। पल्लव वंश है ना यहाँ का, और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। सिंह विष्णु की कौन सी उपाधि थी? कौन सी सिंह? अवनी सिंह। कौन सी? अवनी सिंह। ठीक है। 12 अवतार मंदिर या 12 मंदिर का निर्माण कौन ने कराया? सिंह विष्णु। कहां पर कराया? कहां पर कराया? मामल्लपुरम कहां पर है? ठीक है। अब यहां का एक शासक हुआ महेंद्र वर्मन। मैंने पढ़ाया है तुमको, महेंद्र वर्मन, जिसके ऊपर पुलिकेशन द्वितीय ने अटैक किया था, है ना बेटा? तो इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था मत विलास प्रहसन। कौन सी किताब लिखी इसने? मत विलास। बहुत आईएमपी किताब है ये, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है। क्या बोलोगे? मत विलास प्रहसन। मत विलास के रचनाकार कौन है? महेंद्र वर्मन। क्या नाम है? मत विलास प्रहसन। इनके रचनाकार कौन है? महेंद्र। अब एक बात और सुनो। आपने एक किताब और सुनी होगी, किराता जूनियम। बहुत आईएमपी है दोनों। ठीक है। इसके लेखक कौन थे? भारवी। इसके लेखक कौन थे? भारवी। किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी। ये किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, महेंद्र वर्मन। अब आगे एक बात ध्यान से सुनो, इतनी कहानी समझ में आ रही? पल्लव वंश का संस्थापक कौन? इसकी राजधानी क्या? कांची। कहां है? तमिलनाडु। इसकी उपाधि क्या? इसने मामल्लपुरम में कौन से मंदिर बनवाए? महेंद्र वर्मन ने कौन सी किताब लिखी? कौन सी? भारवी ने कौन सी किताब लिखी? कौन सी लिखी? महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर, इन्हें क्या कहा जाता है? रथ। क्या बोल रहे हैं? महाबलीपुरम के एकात्मक। देखो ध्यान रखना, महाबलीपुरम यही है तमिलनाडु। महाबलीपुरम के कौन से मंदिर? एकात्मक। महाबलीपुरम मंदिर कहां है? अरे बोलो। महाबलीपुरम के कौन से मंदिर? एकात्मक, जिन्हें क्या कहा जाता है? रथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रथ। इनके निर्माण कौन ने करवाया? नरसिंह वर्मन। इसका निर्माण कौन ने करवाया? नरसिंह। बहुत आईएमपी है, पेपर में 100% पूछने के क्या है बेटा? चांस। ठीक है। नरसिंहपुर लिख दिया। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर, जिन्हें क्या कहा जाता है? रथ, इसका निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के कौन से मंदिर? एकात्मक, इन्हें क्या कहते हैं? रथ। इसका निर्माण कौन ने करवाया? नरसिंह। किसने करवाया? और ध्यान रखना, आपको याद है हमने एक बार पढ़ा था कांची के कैलाश मंदिर। कांची के कौन से मंदिर? कांची के कौन से मंदिर? बहुत ज्यादा आईएमपी। कैलाश मंदिर कहाँ है? कांची। और कांची कहां पर है? और इन मंदिरों को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। क्या बोला जाता है बेटा? राज सिद्धेश्वर मंदिर। कांची के कैलाश मंदिर, जिन्हें राज सिद्धेश्वर भी कहा जाता है, इसका निर्माण कौन ने करवाया? नरसिंह वर्मन। इसका निर्माण कौन ने करवाया? नरसिंह वर्मन। इसका निर्माण कौन ने कराया? है ना? और इन मंदिरों में ध्यान रखिएगा, पल्लव राजा और पल्लव रानियों के चित्र हैं। इन मंदिरों में किसके चित्र हैं? पल्लवों के राजा एवं रानियों के क्या है बेटा? चित्र हैं। कौन से मंदिर में? कैलाश मंदिर में। और ये कैलाश मंदिर में कौन से भगवान है? शंकर भगवान। कौन से भगवान है? अरे हाँ कि नहीं? और ध्यान रखिएगा, एक बहुत आईएमपी किताब, 3 किताब पढ़ाई बेटा। एक किताब और ध्यान रखना, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरित्रम। इसके लेखक कौन रहे? दंडी। 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन रहे? दंडी। ये किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन। ये किसके दरबार में रहते थे? बहुत आईएमपी, बहुत ज्यादा आईएमपी। ठीक है। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी। ये किसके दरबार में रहते थे?
अरे बोलो, किसके दरबार के थे? हाँ कि नहीं? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था बेटा? अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन, जिसको चोल हरा देंगे। जिसको कौन हरा देंगे? चोल। अब हमें क्या पढ़ना है? चोल। अब चोल कौन थे? सुनो, चोल वो थे जो संगम काल में सबसे पहले यहां पर चोल आए। चोल कमजोर हुए तो कौन आए? पल्लव। अब पल्लव कमजोर होंगे तो वापस कौन आएंगे? चोल। कौन आएंगे? चोल। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? चोल। किसके बारे में पढ़ना है? ठीक है, चलो चोल वंश सुनो। चोल वंश चालू करें। चोल वंश, चोल वंश के जो संस्थापक रहे वो रहे विजयालय। बहुत आईएमपी है, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश कहां का है? तमिलनाडु। साउथ इंडिया का है क्या? अरे हाँ कि नहीं? चोल वंश को जो चोल वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या था? आदित्य। क्या राजा था? आदित्य। चोल राजा आदित्य ने अपराजित वर्मन को पराजित किया। अपराजित वर्मन कौन? पल्लव वंश का अंतिम शासक। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन, जिसको पराजित किया किसने? आदित्य ने। अब ये लगे लगाए नहीं आए, इनके बीच में बहुत सारे लोग आए, ठीक है। फिर ये जब एक राजा आए आदित्य, तो आदित्य ने किसको पराजित किया? अपराजित वर्मन, ठीक है। और इसके बाद आया आगे चलकर परांतक प्रथम। कौन आया? परांतक प्रथम, ठीक है। ये वापस मैं भारत का मानचित्र बना रहा हूं, ये लीजिए, ठीक है। ये देखो, चोल वंश पढ़ रहे हैं, इसी रीजन में है। अरे हाँ है ना? तो परांतक वर्मन ने यहीं पास में मदुरई पड़ता है तमिलनाडु क्षेत्र का, तो किसको जीत लिया? मदुरई। तो बताएं, सबसे पहले दक्षिण भारत में मदुरई को जीतने वाले शासक का नाम क्या था? परांतक। इसने क्या जीता? इसने क्या जीता? इसने क्या जीता? मदुरई, ठीक है। मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं 3 बजे 5 बजे मैं रात को 9 बजे तक पढ़ाऊंगा आपको, यही पढ़ाऊंगा। याद कराने की गारंटी मेरी। पहली बार में समझ में कम आएगा, दूसरी बार में ज्यादा आएगा, तीसरी बार में, ठीक है। मैं इतनी बार पढ़ा दूंगा आपको यही चीजें, 1000 बार में तो याद होगा ना, मत चिंता करो, मैं खड़ा हूं। फिलहाल पहली बार में अच्छे से देखो, दूसरी बार में और अच्छे से पढ़ेंगे, तीसरी बार में याद कराने की गारंटी मेरी। बस आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। टॉपिक खतरनाक है, ये बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। परांतक प्रथम, परांतक प्रथम ने किसको हरा दिया बेटा? किसको? हाँ, अब जल्दी बताओ, मदुरई को जीत के इसने कौन सी उपाधि ली होगी? मदुरई कोंड की उपाधि। मदुरई कोंड के। अब मदुरई को हरा के इसने अपने आप को शहंशाह समझ रहा था, तो ये चला गया कहां पर? राष्ट्रकूटों के पास लड़ने के लिए। किसके पास? देखो, गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठ गए, इसने ये सोचा कि चलो इसको हरा देते। इसको हराया, इसको हराने के बाद इसने कहा चलो यहां पर बैठे थे कौन? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वापस आ गए पिट पिटा के। किसकी बात चल रही है? परांतक। किसकी बात चल रही है? नाम था राजराज प्रथम। पढ़ा है ना आपने? क्या पढ़ा है इसके बारे में? प्रतापी राजा। सुनो, इसको प्रतापी राजा क्यों कहते हैं? अरे ये जीता, ये भारत से चल के कहां चला गया? अमेरिका। ओ अमेरिका, श्रीलंका। यहां अमेरिका है, गधा, ठीक है। तो कहां चला गया? श्रीलंका। और श्रीलंका पर अटैक कर दिया। धोखेबाज सवाल कीजिए, कहां खोए हो? कहां से? तमिलनाडु से श्रीलंका। और श्रीलंका को जीत के लेकर आ गया। किसको जीत के लेकर आ गया? और अपने आप को उपाधि दी मामुंडी चोल। मामुंडी चोल। श्रीलंका कौन होना चाहिए था? क्या? मामुंडी चोल। मामुंडी चोल, ठीक है। इसके बाद इसने यही तमिलनाडु में मंदिर बनाया, बृहदेश्वर का मंदिर।
कौन सा मंदिर? चोल शासक राजराज प्रथम ने कौन सा मंदिर बनाया था? बृहदेश्वर। चोल शासक ने कौन सा मंदिर बनाया था? हाँ कि नहीं? मंदिर कौन सा बनाया? उपाधि कौन सी रखी? कौन? अब इसके बाद इसका भी खतरनाक अपडेट वर्जन 2.0, राजेंद्र प्रथम। क्या नाम? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम कह सकते हैं। राजेंद्र चोल जब गद्दी पर आता है तो सबसे पहले श्रीलंका पर अटैक करता है, बोलता है हमारे दादा पादा ने भी किया था, हम भी करेंगे। कर दिया, अटैक कर दिया। और उस समय इसकी राजधानी अनुराधापुर थी श्रीलंका की, वहां पर अटैक किया। पूरी तरह से श्रीलंका को जीतने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो कौन था? राजधानी पर भी कब्जा कर लिया और वहां के राजा को उठा के यहां ले आया। श्रीलंका के राजा, देखो कितना खतरनाक पागल, उठा के यहां ले आया और यहां आके कायम में डाल दिया जेल में। अब यहां का एक शासक था जिसको बोलते हैं पाल वंश। कौन सा वंश? बंगाल में थे, बंगाल वाले इलाके में पाल वंश। पाल वंश ने ये कहा था कि भैया ये गंगा नदी जो है ये हमारे कब्जे में, हमारे होते हुए गंगा नदी, गंगा माता, गंगा मैया बहुत पूछते हैं कि ये हमारी माता है, इसका जल हमारी अनुमति के बिना हम किसी को। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। इसने दिल पे ले लिया राजेंद्र प्रथम ने और जाके, और जब मार रखी है पाल वंश में, आरा तोड़ा मचा दिया। पाल वंश का जो राजा था वो भग गया, जगह ही छोड़ के भग गया, जगह छोड़ के भग गया जगह छोड़ के। तो फिर ये राजेंद्र प्रथम वहां उतरा, गंगा जी का पानी बढ़िया एक कटोरे में, मटके में, जो भी उसके पास था उसमें रखा और पाल वंश के राजा को बुलाया कि वापस आ जा, वापस आ जा। और आने के बाद इसने क्या किया? वापस बुलाने के बाद उसको वो दे दिया और बोलने लगा कि देख भाई, मुझे गंगा का पानी चाहिए था, ऐसे तो तू देता नहीं, या तो मैं तुझसे मांगता या तो मैं तुझ पर अटैक करता, तो मुझे मजा आता है लड़ाई करने में, इसलिए मैंने ये जरूरी समझा। कहते हैं कि इंडोनेशिया भी कुछ कुछ बोल दिया था इसको, तो भारत से जाके इंडोनेशिया, इंटरनेशनल था ये, भारत से। इसकी नौसेना बहुत खतरनाक थी, नाव जहाज खतरनाक थी। तो इसने वहां से आया और गंगा जी का पानी लेकर यहां पर आया और गंगई चोलपुरम नाम का शहर बसाया। कौन सा? गंगई चोलपुरम, ठीक है, गंगई चोलपुरम नाम का एक शहर बसाया और उस शहर में एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया और उस तालाब में पानी भर दिया और जो लेकर आया था क्या पानी, काय का पानी? गंगा जी का। वो गंगा जी का पानी भी उस तालाब में डाल दिया और उस तालाब का नाम रखा चोल गंगम। क्या नाम रखा? चोल गंगम। तो चोल गंगम किसने बनवाया? चोल गंगम क्या है? एक तालाब। गंगई चोलपुरम क्या है? एक शहर। किसने बनवाया? किसने बनवाया? इस वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय। कौन? राजेंद्र तृतीय, ठीक है। और ध्यान रखना, चोल वंश जो है, चोल साम्राज्य, इनके समय पर स्थानीय प्रशासन इनकी प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय प्रशासन क्या होता है? स्थानीय प्रशासन होता है छोटे लेवल से बड़े लेवल, जैसे गांव है, गांव का मुखिया बना दिया, सरपंच देखेगा सब कुछ, हाँ कि नहीं? अपने यहाँ होता है ना, फिर बहुत सारे गांव मिल जाते, क्या बोलते हैं? जनपद। जनपद का एक सदस्य बन गया। तो इस प्रकार का मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल तक चीजों को बांट देना, ये स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन इनकी प्रमुख विशेषता थी। किस वंश को पढ़ रहे हैं? चोल, ठीक है। अब अपन कैमरा करते हैं बंद और आपको फिर से एक बार पूरा मैं याद कराता हूं अच्छे से, ठीक है।